अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज के लेक्चर में खुशामदीद। आज का जो लेक्चर है बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में है। और आज के लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो हम बेसिकली जो फंक्शंस हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, वो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो बेसिक फंक्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। फंक्शंस के बाद फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो आउटर पार्ट हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, उनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंटरनल पार्ट्स के फंक्शंस को, और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो ओवरीज हैं बेसिकली कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और उनका फंक्शन क्या है प्रेगनेंसी में। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हैं। सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बेसिकली क्या चीज़ है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक ऐसा निज़ाम है जिसके ऊपर नस्ल आगे बेसिकली बढ़ती है। ये बेसिकली एक कुदरत का एक निज़ाम है जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर फंक्शंस के हवाले से डिस्कस किया जाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव और ऑर्गन के हवाले से, सिस्टम के हवाले से, तो बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। सबसे पहला जो फंक्शन आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी कि जो पहला फंक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसका ये है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए हेल्प आउट करता है, यानी कि उसके काम आता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है दैट इज़ टू रिप्रोड्यूस, यानी कि ये बेसिकली रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है। यानी कि बेसिकली जो बेबी बर्थ है, यानी कि जो बेसिकली इंसान की जो नस्ल है सिंपल वर्ड्स में, वो आगे जो बढ़ती है वो बेसिकली इसी सिस्टम की वजह से बढ़ती है। फिर तीसरे नंबर पे जो इसका बेसिक फंक्शन है दैट इज़ द मेंस्ट्रुएशन। और तीसरे नंबर पे ये जो चीज़ है ये मेंस्ट्रुएशन की है। ये कुदरती एक अमल होता है कि जिसमें अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, ओवुलेशन नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो एस्ट्रोजन लेवल सिक्रीट होता है, उसके हार्मोन्स की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा सिक्रीट होती है और उसके बाद दोबारा से मेंस्ट्रुएशन का साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। फिर अगर हम इसको देखा जाए, इसके पार्ट्स को हम देखा जाए तो इसके कुछ आउटर पार्ट्स हैं और कुछ इनर पार्ट्स हैं। सबसे पहले आउटर पार्ट्स को अगर देखा जाए तो आउटर पार्ट में जो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे जो आता है दैट इज़ लाबिया मेजोरा। लाबिया मेजोरा जो बेसिकली है ये आउटर लार्जर लिप्स हैं, यानी कि जो बेसिकली विजाइना के आउटर लार्जर लिप्स हैं उनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, लाबिया मेजोरा कहते हैं। और लाबिया मेजोरा बेसिकली आउटर लार्जर लिप्स हैं जो बेसिकली जो बेसिक इनका फंक्शन है वो क्या है जी, ये विजाइना को बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं। और सेकंड जो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि इसके अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो दो टाइप के ग्लैंड्स सिक्रीट होते हैं, खारिज होते हैं। सबसे पहले नंबर जो है वो स्वीट ग्लैंड्स हैं और सेकंड नंबर पे ऑयल ग्लैंड्स हैं। तो ये बेसिकली स्वीट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स जो है ये बेसिकली जो लार्जर लिप्स ऑफ वजाइना है जिसको हम लाबिया मेजोरा कहते हैं वो सिक्रीट करते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे जो पास जो सेकंड पार्ट आ जाता है दैट इज़ द लाबिया मेनोरा। और ये बेसिकली जो लाबिया मेनोरा है ये बेसिकली जो मेजोरा है उनके नीचे बेसिकली उनके अंदर होता है। मेजोरा के अंदर माइनोरा होता है, बेसिकली जो स्मॉलर लिप्स होते हैं वजाइना के। और बेसिकली ये जो है ना आउटर कवरिंग के साथ इनर कवरिंग पे आप कह सकते हैं कि ये मौजूद होते हैं। और इसका अगर देखा जाए जो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये विजाइना को सराउंड करते हैं जो लाबिया जो मेनोरा है ये बेसिकली। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो आता है दैट इज़ क्लाइटोरस। क्लाइटोरस बेसिकली एक स्किन फोल्डेड किस्म की चीज़ होती है जो बिल्कुल विजाइना का जो टॉप होता है वहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास टू फोल्डेड होते हैं, स्मॉल स्किन फोल्डेड होती है। और ये बेसिकली मीट कहाँ पे करते हैं, टू बोथ मीट्स टू लाबा मेजोरा और लाबिया मेनोरा जो है
दोनों जो है जहाँ पे मीट करते हैं वो जो पॉइंट होता है दैट इज़ द क्लाइटोरस। और क्लाइटोरस को कहा जाता है ये बेसिकली सेंसिटिव ऑर्गन होता है जो बेसिकली स्टिमुलेशंस जो है ना प्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल स्टिमुलेशंस प्रोड्यूस करता है। तो इस वजह से इसको सेंसिटिव ऑर्गन्स भी कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट आ जाता है दैट इज़ द विजाइनल ओपनिंग। विजाइनल ओपनिंग जो है ये बेसिकली इसके दो इम्पोर्टेंट यहाँ पे फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शंस तो इसका आप ये कह सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन है, बेसिकली जो सेलुलर डेब्रीज होती हैं ब्लड की वो इससे पास आउट करती हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि जब बेबी की बर्थ हो रही होती है तो बेसिकली जो बेबी डिलीवर हो रहा होता है तो उस वक्त ये विजाइना जो है वो क्या करता है, एक्सपैंड हो जाता है। और जब ये एक्सपैंड हो जाता है तो बेबी को डिलीवर होने में आसानी होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आ जाता है जिसको हम एक्सटर्नल पार्ट कह सकते हैं दैट इज़ द हाइमन। हाइमन क्या है, बेसिकली एक कवरिंग टिश्यू होता है जो बेसिकली विजाइना की जो ओपनिंग होती है उसके ऊपर एक कवरिंग टिश्यू होता है जिसको हम हाइमन कहते हैं। और हाइमन बेसिकली इसको उर्दू में आप पर्दा पकारत वगैरह भी कह सकते हैं, लेकिन सिंपल वर्ड्स ये कि इसका बेसिकली आप यूँ कह लें कि इसका जैसे मशहूर होता है कि जैसे इसका सिंपल वर्ड्स में इसको क्या कह सकते हैं हम, बेसिकली ये इसका फंक्शंस जो है ना कोई ख़ास नहीं है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो छठा आता है दैट इज़ द बेसिकली यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, ये बेसिकली ओपनिंग है, एक ऐसी ओपनिंग है जहाँ से बेसिकली यूरिन जो है वो पास आउट होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास 6 जो है ये हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स आ जाते हैं। फिर हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स आ जाते हैं और फिर हम इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ जाते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में देखा जाए तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरनल ऑर्गन्स में विजाइना को। विजाइना क्या है, बेसिकली एक मस्कुलर कैनाल है, यानी कि ये एक कैनाल है, एक पैसेज वे है जो बेसिकली जिसके अंदर मसल्स होते हैं। और ये मसल्स बेसिकली क्या करते हैं, एक्सपैंड होते हैं। और जब ये एक्सपैंड होते हैं तो ये बेबी को बाहर आने के लिए आसानी पैदा करते हैं और बेबी इससे इजीली डिलीवर हो जाता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास देखा जाए तो ये जो सेकंड पार्ट होता है विजाइना से बिल्कुल अगला जो पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड द सर्विक्स। और सर्विक्स जो है ये बेसिकली लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस है, यानी कि यूट्रस का जो निचले वाला हिस्सा है उसको हम क्या कह सकते हैं, सर्विक्स कह सकते हैं। और सर्विक्स का जो बेसिक फंक्शन है ये डायलेशन है। डायलेशन किसको कहते हैं, डायलेट करना मींस एक्सपैंड करना, फैल जाना। तो इसका भी फंक्शन यहाँ पे सर्विक्स का भी सेम आ जाता है कि जब बेबी डिलीवर होने लगा होता है तो सर्विक्स क्या करता है, डायलेट करता है। जब ये डायलेट करता है तो बेबी को एक वे आउट मिल जाता है बाहर आने के लिए। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो आ जाता है यहाँ पे यूट्रस है। और यूट्रस बेसिकली एक हॉलो शेप होती है, पीयर शेप्ड होता है। और यूट्रस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा सर्विक्स है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा हिस्सा जो है ना वो कार्पस कहलाता है। सर्विक्स को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सर्विक्स बेसिकली डायलेट करता है। जब ये डायलेट करता है तो उसमें बेसिकली मसल्स रिलैक्स होते हैं और उसकी वजह से, डायलेशन की वजह से स्पेस बेबी को मिल जाती है डिलीवर होने के लिए। तो सेकंड जो इसका पार्ट होता है वो कार्पस कहलाता है। कार्पस बेसिकली लार्ज पार्ट होता है यूट्रस के लोअर पार्ट की तरफ, लार्ज पार्ट होता है। और ये लार्ज पार्ट बेसिकली क्या करता है, एक्सपैंड करता है। यानी कि ये जो कॉर्पस है ये जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती रहती है तो ये कॉर्पस जो है अपने आप को एक्सपैंड करता रहता है और बेबी को अकोमोडेट करने के लिए, उसको एक ख़ास जगह पे रहने के लिए, एक सिंपल मानो में एक्सपैंड होके एक जगह प्रोवाइड करता है। ये जो है ये इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कहते हैं। फिर उसके बाद अगला जो हमारे पास आ जाता है दैट इज़ द ओवरीज। ओवरीज क्या है, ओवरीज बेसिकली टू पेयर्ड यानी कि जोड़े की शक्ल में होती हैं। और ओवरीज जो है बेसिकली स्मॉल ओवल शेप होती हैं और इनका जो बेसिक फंक्शन होता है ये एग को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। और एग और हार्मोन्स को बेसिकली प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ओवरीज की बेसिकली लेफ्ट और राइट साइड दोनों भी बनी है। तो बेसिकली इनका जो बेसिक फंक्शन होता है दैट इज़ द हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प आउट करती है।
उसके बाद ओवरीज के बाद हमारे पास जो आ जाता है दैट इज़ द फ्लॉपियन ट्यूब्यूल्स, यानी कि ये आप यहाँ पे जो बिल्कुल टॉप पे देख रहे हैं ये फ्लॉपियन ट्यूब्यूल्स हैं। और जब बेसिकली जो स्पर्म है वो बेसिकली यहाँ पे फर्टिलाइज कहाँ पे होता है, फ्लॉपियन ट्यूब्यूल्स के अंदर बेसिकली फर्टिलाइजेशन होती है। और फिर फ्लॉपियन ट्यूब्यूल्स के अंदर से बेसिकली फिर ये जो स्पर्म है ये बेसिकली ट्रैवल करता है, और जब ये स्पर्म ट्रैवल करता है तो फिर ट्रैवल करके नीचे यूट्रस में आता है। लेकिन जो इनिशियल जो बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन का अमल होता है वो बेसिकली फ्लॉपियन ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, और फिर ये बेसिकली यहाँ से ट्रैवल करके यूट्रस की तरफ आता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ पे ओवरीज जो है दो बेसिकली हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको फीमेल हार्मोन्स हम कहते हैं, उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वगैरह के क्या फंक्शंस हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो एस्ट्रोजन को अगर हम देखें तो ये बेसिकली रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प आउट करता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होती है उसमें हेल्प आउट करता है, प्यूबर्टी जो बालिगपन है यानी कि आवाज़ का भारीपन आना, और इसके अलावा जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट, और मुख्तलिफ सेक्सुअल ऑर्गन्स की जो डेवलपमेंट होती है फीमेल के अंदर वो बेसिकली जो है ना प्यूबर्टी कहलाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास मेंस्ट्रुएशन वगैरह जो है देखा जाए तो वो भी बेसिकली एस्ट्रोजन का काम है, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन इन द मिडल ऑफ साइकिल फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो एस्ट्रोजन की जो है उसका लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाता है, और जब एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ होगा तो उसके बाद जो बेसिकली जो है ना मेंस्ट्रुएशन का पीरियड स्टार्ट होगा। देन इसकी जो अगले दो इम्पोर्टेंट फंक्शन है एस्ट्रोजन के, एक तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, यानी कि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको मेंटेन करने की हेल्प आउट करता है, उसको सपोर्ट करने की हेल्प आउट करता है। और फिर इसका एक जो लास्ट फंक्शन है दैट इज़ द मेनोपॉज स्टेज। तो मेनोपॉज स्टेज कौन सी होती है? मेनोपॉज स्टेज वो होती है कि जिसमें जो फीमेल है जब वो 45 टू 50 इयर्स की जो बेसिकली रेंज है यहाँ पे जब वो पहुँचती है तो बेसिकली उसकी जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स होते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है इस कंडीशन को मेनोपॉज़ल कंडीशन कहते हैं, जिसमें मेंसेस आने ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो पोस्ट मेनोपॉज़ल जो कंडीशंस होती है ये बेसिकली ये भी एस्ट्रोजन की वजह से होती है। और यहाँ पे अगर देखा जाए एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कितना होना चाहिए, यानी कि जो बिफोर मेनोपॉज़ल स्टेज है यानी कि 45 से पहले की जो स्टेज है जब ये मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल है वो प्रॉपर चलता है, इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो इसकी जो बेसिकली इसका लेवल है 15 ग्राम से 15 से 350 पीजी पर ml। पीजी मीन पिकोग्राम पर मिलीलीटर, यानी कि ये 15 से लेकर 350 पिकोग्राम पर मिलीलीटर अगर इसकी हो तो ये नॉर्मल बेसिकली एस्ट्रोजन के लेवल है। और जो बेसिकली पोस्ट मेनोपॉज़ल स्टेज होती है यानी कि यूँ समझिए कि पोस्ट मेनोपॉज़ में क्या होता है कि ये लेस देन 10 होता है, यानी कि पोस्ट मेनोपॉज़ल स्टेज में जो फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन का जो लेवल होगा हार्मोन का वो लेस देन 10 होगा, यानी कि 10 से कम होगा पिकोग्राम पर मिलीलीटर के हिसाब से। अब जो सेकंड हार्मोन्स जो रिलीज करती हैं ओवरीज दैट इज कॉल्ड द प्रोजेस्टेरॉन। अभी हमने एस्ट्रोजन डिस्कस किया, अब प्रोजेस्टेरॉन हम डिस्कस करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये भी बेसिकली ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं प्रोजेस्टेरॉन, और ये कब प्रोड्यूस करती हैं? ये बेसिकली जब ओवुलेशन हो जाती है तो ओवुलेशन के बाद ये प्रोड्यूस करती हैं। अब ओवुलेशन कब होती है वो भी हम साथ इस ग्राफ में डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ, लेकिन इनिशियली अगर देखा जाए तो ओवुलेशन जो है ड्यूरिंग ओवुलेशन के बाद जो है बेसिकली क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है, और प्रोजेस्टेरॉन के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरॉन का कि ये जो यूट्रस की लाइनिंग होती है बेसिकली, यानी कि ये जो यूट्रस है इसकी जो लाइनिंग है वो बेसिकली लाइनिंग को मेंटेन करता है। अब यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करने का क्या फंक्शन होता है, फ़ायदा क्या होता है, बेसिकली इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो देखा जाए तो यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको मेंटेन करने का सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि बेसिकली वो स्पर्म को अटैच करने में हेल्प आउट करता है, कंसीव करने में हेल्प आउट करता है। और जब वो कंसीव हो जाएगा तो डेफिनेटली एक जो
प्रेगनेंसी का जो अमल है वो स्टार्ट हो जाता है वहाँ से जाके। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन अगर प्रोजेस्टेरॉन का देखा जाए तो यूट्राइन की जो लाइनिंग होती है बेसिकली यूट्रस की, उस लाइनिंग को मेंटेन करता है ताकि बेबी की जो है वो क्या हो सके, कंसीव हो सके। अब सेकंड इम्पोर्टेंट जो फंक्शन इसका है दैट इज दैट इट सपोर्ट प्रेगनेंसी। अगर इनकेस प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर ये क्या करेगा, ये बेसिकली उसको सपोर्ट करेगा, प्रेगनेंसी को सपोर्ट कैसे करेगा कि एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के अंदर चेंजेस आएंगी और एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो डेवलप होगी, मायोमेट्रियम की लेयर डेवलप होगी और उसकी वजह से जो बेबी के लिए स्पेस बनेगी और एक प्रॉपर जो उसके लिए अकोमोडेशन होती है वो प्रिपेयर होती है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे एक और चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ। अब देखिए जैसे ही ओवुलेशन हुई तो ओवुलेशन के बाद जो है ना इसने क्या किया, एक मैसेज कन्वे किया और उस मैसेज के ज़रिए जो बेसिकली एस्ट्रोजन का लेवल होता है, एस्ट्रोजन के लेवल को ये क्या करता है, सप्रेस कर देता है। अब ये एस्ट्रोजन के लेवल को जब ये सप्रेस करेगा तो उससे क्या होगा, उससे बेसिकली जो है ना मैसेज जाएगा, हार्मोन्स को मैसेज जाएगा कि उसने रिलीज़ नहीं होना। अब उस टाइम पे वो रिलीज़ क्यों नहीं होगा, क्योंकि ओवुलेशन हो चुकी होगी, फर्टिलाइजेशन हो चुकी होगी और अगर ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो तब उसको जब मैसेज जाए तो वो बेसिकली एस्ट्रोजन रिलीज़ हो जाता है, कुछ ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो जाता है। जब वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है तो फिर दोबारा से एक बेसिकली मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे ये क्या करता है, जब ओवुलेशन हो जाती है तो ये उसको क्या करता है, सप्रेस करता है, दबा देता है एस्ट्रोजन को। जब एस्ट्रोजन को दबाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है ना जो प्रेगनेंसी है उसमें हेल्प आउट मिलेगी। तो ये बेसिकली दोनों इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो है ओवरीज जो रिलीज़ करती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का देखा जाए तो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में। फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हवाले से देखा जाए तो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है, डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं। उस डिसऑर्डर्स में अगर सबसे पहले हम देखा जाए तो हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस होता है। एंडोमेट्रियोसिस क्या चीज़ है, बेसिकली जो ये एंडोमेट्रियम जो है ना, ये जो आउटर बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर है, यानी कि जो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर है, जो बिल्कुल अंदरूनी लेयर है, उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो एंडोमेट्रियम के अंदर जब सोजश हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, तो वो जो कंडीशन होती है दैट इज़ कॉल्ड द एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस जो है बेसिकली क्या है, स्वेलिंग है यूट्रस के अंदर। सेकेंड जो डिसऑर्डर है दैट इज़ कॉल्ड यूट्राइन फाइब्रॉइड, यानी कि बेसिकली यूट्राइन फाइब्रॉइड आप यूँ समझ लें कि ये भी ख़ास किस्म की स्वेलिंग होती है, रसोली टाइप की चीज़ होती है, लेकिन ये नॉन कैंसरियस होती है, यानी कि इसके अंदर जो बेसिकली ये कैंसर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ये सिंपल जो है ना फाइब्रॉइड होता है जो बेसिकली यूट्रस के अंदर होता है, इसको कहते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड हम कहते हैं। फिर उसके बाद अगला जो है गायनोलॉजिकल कैंसर, यानी कि गायनी के हवाले से देखा जाए तो जो अंदर बेसिकली जो गायनोलॉजिकल कैंसर, इसको इसलिए कहते हैं कि अगर इनके इस बीच में रसोलियाँ हों, कैंसर की रसोलियाँ हों बेसिकली यूट्रस के अंदर, ओवरीज के अंदर, तो बेसिकली सिस्ट बन जाए कैंसर का, तो उसकी वजह से इसको गायनोलॉजिकल कैंसर भी आप कह सकते हैं। और फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो HIV एड्स एक और मोस्ट कॉमन आजकल डिजीज़ बढ़ती जा रही है। एक बेसिकली एक ऐसा ये जरासीम बढ़ता जा रहा है जो अनसेफ सेक्स की वजह से जो है ना ये बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बुरी किस्म की बीमारी है, डिसऑर्डर है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी कि पॉलीसिस्टिक कहते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा सिस्ट हो। एक अगर सिंगल सिस्ट हो तो सिस्ट उसको पॉलीसिस्ट कहते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा सिस्ट यानी कि एक से ज़्यादा रसोलियाँ अगर होंगी तो ये कैंसरियस भी हो सकती हैं, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं। और फिर लास्ट में जो होता है उसको हम कहते हैं STD, यानी STD का मतलब क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कि ये वो डिजीज़ होती हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, जो सेक्स से ट्रांसमिटेड होती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म गुनेरिया हो गया, इस किस्म की और प्रॉब्लम्स हो गई। तो ये सारी जो है ना ये बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ इनको हम कह सकते हैं।
तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से डिस्कस किया। इनिशियली उसके बेसिकली जो फंक्शंस हैं उनको हमने डिस्कस किया। फंक्शंस के बाद हमने जो इसके बेसिकली एक्सटर्नल पार्ट्स थे उसके हमने फंक्शंस को डिस्कस किया। फिर उसके बाद इंटरनल पार्ट्स की तरफ आए, और इंटरनल पार्ट्स के बाद फिर हमने इसके जो डिसऑर्डर्स हैं वो सारे डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।